जो भी हमने मूवी में दिखाया वो 100% सच है। मेरे को लगता है बहुत सारे फेमिनिस्ट लोग हैं जो लड़कियों के ऊपर आवाज़ उठाते हैं कि उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ना, उनको बंद करने के लिए आवाज़ उठाता है। मेरे को लगता है वो बहुत सारे जस्ट सेल्फिश लोग हैं। मैं MBBS पढ़ाई किया और उसके बाद मैं कुछ समय हॉस्पिटल में काम किया। वो ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने बहुत करप्शन देखा, तो मुझे लगा कि इतनी बड़ी विडंबना की बात है ये कि जो दुनिया को एक नैतिक शिक्षा पढ़ाने की बात कर रहे हैं वो खुद ही कितने अनैतिक काम कर रहे हैं। इस टाइप के बहुत सारे नकली गुरु और जादूगर लोग पैदा हो गए हैं। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ताकि उनको पावर मिलेगा, पैसा मिलेगा, फॉलोअर्स मिलेगा। हम खुद की एक्शंस के लिए एक बहुत अच्छा लॉयर है, लेकिन दूसरों की एक्शंस के लिए एक बहुत अच्छा जज है। नमस्कार सभी को, स्वागत है टॉक शॉक विद ACH के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षा आत्माकुरी, जिनको आप सब जानते ही होंगे कि उन्होंने माँ का दूध जैसी मूवी का निर्माण किया है। एक मेडिकल डॉक्टर होने के बावजूद अपने प्रोफेशन को निस्वार्थ भाव से छोड़कर जानवरों की सेवा में उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर किया है। तो आइए आज हम बात करेंगे डॉक्टर हर्षा आत्माकुरी से। वेलकम डॉक्टर हर्षा आत्माकुरी, कैसे हो आप? थैंक यू राजेश्वर। एंड मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। कुछ बताइए आपके बारे में, आपका थोड़ा बैकग्राउंड और एजुकेशन और जो भी आप बताना चाहें। मैं MBBS पढ़ाई किया और उसके बाद मैं कुछ समय हॉस्पिटल में काम किया। वो ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने बहुत करप्शन देखा, तो मुझे लगा कि ये एनवायरनमेंट मेरे लिए ठीक नहीं है। तो उस दिन इमीडिएटली मैंने रिज़ाइन किया और नॉन क्लिनिकल काम पे मुंबई आया। और उस समय में मैंने वीगनिज़म के बारे में पता चला, कि दूध के बारे में पता चला, और कैसा अहिंसा दूध जैसा कुछ नहीं होता है, ऐसा सब जानने के बाद मैंने दूध पूरा छोड़ दिया। मैंने उस समय मैं ऑलरेडी वेजिटेरियन बन गया हूँ 7 साल। जैसे जैसे मैंने दूध छोड़ा, मैं इमीडिएटली थोड़ा गूगल सर्च ऐसा किया, तो मुझे पता चला कि मुंबई जैसे शहर में भी मेरे जैसे लोग बहुत सारे हैं। और इमीडिएटली मैं उनके साथ एक्टिविज़म करना शुरू किया और धीरे धीरे फुल टाइम हो गया, और बाकी तो हिस्ट्री हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इसमें फुल टाइम हो गए और आपने माँ का दूध जैसी मूवी सारे एक्टिविस्ट को दी, जिसको वो दिखाकर लोगों को इजीली वीगनिज्म की तरफ ला पाते हैं, लोगों को सच्चाई दिखा पाते हैं। जिस तरीके की आपने मूवी बनाई है और जिस तरीके से आपने बहुत सारे लोगों को उसमें एक्सपोज किया है, क्या उसके बाद आपके लिए सेफ्टी थ्रेट नहीं हुआ है इस देश में कि इतने मिलियंस लोगों ने उस मूवी को अभी देख लिया है, लाखों करोड़ों लोगों तक वो मूवी पहुंच रही है, तो क्या जो इस बिजनेस से फायदा उठाते हैं उन लोगों को नुकसान नहीं हो रहा है, और वो क्या आपको डेथ थ्रेट से ऐसा कुछ नहीं आ रहा है? पहले हम भी थोड़ा डर गया कि रिलीज़ होने से पहले कि शायद हम इंडिया से बाहर कुछ महीने स्टे करने के बाद वापस आएँ, क्योंकि ये तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। लेकिन हमारा सरप्राइज़ ये है कि रिलीज़ होके 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक एक भी थ्रेट नहीं आया। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों है। इसके कारण कई हो सकता है, लेकिन उनमें से ये हो सकता है कि अगर मेरे ऊपर कुछ थ्रेट आया या फिर कुछ डेयरी वाले केस किया, तो मूवी का पब्लिसिटी बढ़ जाएगा, शायद इसलिए उन्होंने वो एक्शन नहीं लिया। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हमने मूवी में दिखाया वो 100% सच है। कोई भी किधर भी कोई डेयरी फार्म या लोकल जहाँ पे गाय भैंसों को स्लॉटर किया जाता है, वहाँ जाके वेरीफाई कर सकता है
और जो डेटा है वो इन्फॉर्मेशन गूगल पे सर्च किया तो मिल जाएगा, तो इतना आसान है। तो शायद ये दूसरा हो सकता है रीज़न। तो इसलिए हमारे ऊपर अभी तक कोई थ्रेट नहीं आया। आई होप आगे भी जाकर ना आए। और इस मूवी का प्रचार तो हम लोग पूरे ज़ोर शोर से कर ही रहे हैं। अगर आप एनिमल सेव इंडिया को फॉलो करते हो या हमारे कोई भी इवेंट में आते हो, आउटरीच में आते हो, तो आपको दिखेगा कि हम पूरे पुरज़ोर तरीके से इस मूवी को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव एक मूवी है जो सारा पर्दाफाश करती है डेयरी इंडस्ट्री का। या थैंक यू वेरी मच फॉर एनिमल सेव, क्योंकि हमारा गोल ये है कि ये मूवी एक्टिविस्ट, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के लिए एक मुद्दे का वेपन हो जाए। क्योंकि जैसे मैं एक्टिविस्ट हूँ और जब मैं रास्ते पे जाके लोगों से बात करता था, मुझे पता है कि कितना डिफ़िकल्ट है लोगों को समझाने में कि दूध में बहुत क्रूरता होता है। सो ये वो उस एक्सपीरियंस से मूवी आया, क्योंकि ड्यूरिंग उस समय में मैं बहुत सारे जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे लोगों के पास गया कि और उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप इस मुद्दे पर थोड़ा आवाज़ उठाइए, लेकिन किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है। तो उस समय में मैंने सोचा कि ठीक है, मैं खुद करूँगा। अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो मैं खुद करूँगा। सो उस सिचुएशन से ये मूवी बनाया हमने, ताकि ये मेरे जैसे एक्टिविस्ट लोग जो हमारे देश में हैं उनके लिए एक यूज़फुल टूल हो जाएगा ये मूवी। ना सिर्फ यूज़फुल टूल है, बल्कि एक्टिविस्ट को एक्टिविज्म सीखने में भी मददगार है, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बहुत सारे वीगन्स को भी नहीं पता है, बहुत सारे एक्टिविस्ट को भी नहीं पता है। और जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, वो इतनी बुरी है कि आपको कोई अपवादों की, एक्सेप्शंस की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो चीज़ नॉर्मल समझी जाती है वही इतनी क्रूर है कि वही हमसे देखते नहीं बनता है। तो ये मूवी की शूटिंग के दौरान आपने भी शायद कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखी होंगी, कुछ आपको पता चला होगा कि यार ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहोगे? जी, आपने सच बोला कि क्योंकि मेरे लिए भी बहुत सारे चीज़ नया है। जब हम मूवी बना रहे तो बहुत पूरा देश ट्रैवल कर रहे, नॉर्थ टू साउथ, हम भी बहुत कुछ नया चीज़ देखा और सीखा। और उनमें से बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 100% दुखी बात है। वो मतलब हैप्पी वाला चीज़ कुछ है ही नहीं। उनमें से ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये दिल्ली में देखा है कि वहाँ पे नंदियों के ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है। क्योंकि वो नंदी, पहले तो वहाँ पे गाय और नंदी को स्लॉटर बैंड है। सो इसलिए किसानों को, जो लोग पालते हैं, उनके लिए एक बोझ हो जाता है। तो वो फिर रास्ते में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पहले तो वो सीधा कत्ल खाने में बेच देते हैं, तो अभी तो वो बैन है। तो ये नंदी बहुत भारी है, उनके लिए पेट भी बहुत बड़ा है, तो उनका भूखी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो खाने ढूंढने के लिए वो खेती पे जाता है, लेकिन खेती जो किसान होता है ना, उनके लिए नुकसान है, क्योंकि नंदी आके खाते हैं। तो वो लोग बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उनमें से बहुत कॉमन है एसिड है। जब वो नंदी खाने के लिए आती है तो उनके मुंह पर या पेट के ऊपर या पीछे किधर भी एसिड फेंक दिया जाता है, ताकि वो वापस नहीं आएगा। तो ऐसे अटैक्स बहुत कॉमन है। मैंने पूछा कि ये लोग कौन सी धर्म लोग वाले करते हैं। उन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ये करते हैं वो हिंदू है। तो ये भी और उससे बड़ा शौक है कि हाँ, तो ये भी मज़े की बात है कि जब भी हम कुछ भी कंटेंट पोस्ट करते हैं, मान लो हमने जन्माष्टमी पे पोस्ट किया,
तो उसमें हिंदू लोग आके बोलेंगे कि मुस्लिम्स को क्यों नहीं बोलते, और मान लो ईद पे कुछ पोस्ट किया तो उसमें मुस्लिम्स आके बोलेंगे कि तुम हमें मत सिखाओ, तुम पहले हिंदुओं को बोलो, वहाँ पे भी बलि होती है, वहाँ पे ये होता है। तो मैंने ये देखा है कि हमने जानवरों को एक पॉलिटिकल टूल के जैसा बना दिया है। जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो बोलेंगे राइट विंग गलत है, वो ऐसा कर रहा है, राइट विंग वाले बोलते हैं कि लेफ्ट विंग वाले ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोसेस में जो बेचारे जानवर हैं उनकी सफरिंग टोटली इग्नोर हो जाती है। और ये पॉलिटिकल मुद्दा तो बनता है कि जो छुट्टा जानवर हैं, जो छुट्टा पशु हैं, वो लोगों के खेत खा रहे हैं या वो लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है उनके कारण, लेकिन उसको सॉल्व कैसे करना है, उसका सल्यूशन आपने यही बताया मूवी देख के, जो समझ में आता है कि हमें इन गाय भैंसों को जबरदस्ती पैदा करना नहीं है। अगर हम उनको जबरदस्ती पैदा करना बंद कर देंगे तो वो ना किसी के सड़क पे जाके किसी गाड़ी के सामने आएंगे, ना किसी किसान के द्वारा उनके ऊपर एसिड फेंका जाएगा, और ना उनको बूचड़ खानों में भेजा जाएगा। लेकिन हमें शायद सल्यूशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए पॉलिटिकल पावर, और उसके लिए हमें टूल्स के जैसे, एक यंत्रों के जैसे इन जानवरों को हमें यूज करना है। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आपने बहुत अच्छे पॉइंट उठाया। मैंने ये एक ऑब्जर्वेशन किया कि हम खुद की एक्शंस के लिए एक बहुत अच्छा लॉयर है, लेकिन दूसरों की एक्शंस के लिए एक बहुत अच्छा जज है। तो इसलिए जब भी हम जो भी करते हैं ना, और कोई, जैसे मैं कुछ बुरा किया और आपने बोला कि आप क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो मैं कुछ डिफेंड करता हूँ, क्योंकि हाँ मैं खुद के लिए एक अच्छा लॉयर हूँ, मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। लेकिन कोई तीसरा बंदा कर रहा है तो मैं इमीडिएटली आपके साथ खड़ा होके लाइक एक्सेप्ट करता हूँ कि वो बंदा गलत कर रहा है। तो ये एक साइकोलॉजिकल इश्यू है कि इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर एक्सेप्ट किया तो उसका सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन हमेशा ये होता है कि खुद को लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो ये साइकोलॉजी सबकॉन्शियसली अवॉइड करना चाहते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, खुद को, लोगों को गॉसिप करने में, दूसरे की कंप्लेंट करने में बहुत मज़ा आता है कि ये प्रॉब्लम तो उनकी वजह से है, लेकिन जहाँ बात आए अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की, तब लोग पीछे हट जाते हैं। बहुत सही बात है ये। हर्षा, आपने बताया मूवी के एंड में कि जो भी इस मूवी में दिखाया है वो सिर्फ एक घास के तिनके के बराबर है जो असल में हो रहा है उसके कंपैरिजन में। तो क्या आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स देंगे जो उस मूवी में कवर्ड नहीं है बट आपने देखा? एक एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है कि दूध की कीमत उसके क्वांटिटी से नहीं बट उसके फैट कंटेंट से होते हैं। सो फॉर एग्जांपल गाय का दूध में फ़ैट कंटेंट यूजुअली 3-4% होता है, भैंस के दूध में 6% तक होता है। सो जब वो किसान वो दूध बेचता है उसके फ़ैट परसेंटेज के हिसाब से पेमेंट होता है। तो दूध में फ़ैट ज़्यादा कैसा हो सकता है? जब गाय या भैंस ज़्यादा खा सकता है। तो जब वो जानवर ज़्यादा खाना खाएगा तो वो मोटा तो हो जाएगा, लाइक इंसान में होता है जैसे, वैसे ही जानवर में भी होता है। सो जब वो मोटा हो जाएगा, क्यों उनकी बॉडी में फ़ैट होता है ना, वो फ़ैट दूध में जाता है, तो इसलिए दूध में फ़ैट क्वांटिटी ज़्यादा होता है। सो असल बात यह है कि हम जो दूध पीते हैं ना, वो एक्चुअली वो गाय और भैंस ज़्यादा से ज़्यादा तक वो मोटापन से, बीमारी से सफ़र हो रहा है। तो ना सिर्फ उसमें फैट है बल्कि वो फैट ज़्यादा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो जानवर खुद अनहेल्दी है, और क्योंकि ज़्यादा फैट होने के कारण वो दूध महंगा होता है, तो डेयरी फार्मर भी चाहेगा कि वो जानवर मोटे और बीमार रहें ताकि उनके दूध की कीमत ज़्यादा आती रहे। ऊपर से वो हमेशा बांध ही जाता है, क्योंकि एक तो जगह नहीं है उनको घूमने के लिए, अगर घूमा तो वो फैट बर्न हो जाता है, तो दूध का वैल्यू ज़्यादा नहीं होता है। तो इन रीजंस की वजह से वो हमेशा एक ही जगह पे बांध ही जाता है। बहुत ही दर्दनाक है ये चीज़। मैंने उसमें भी देखी है जब किसी बछड़े को उसके मांस के लिए बेचा जाना होता है, और ताकि उसका मांस सॉफ्ट रहे
उसका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसको घूमने नहीं देते, उसको एक्सरसाइज नहीं करने देते, ताकि जो उसकी मसल्स हैं वो सॉफ्ट रहें, कमज़ोर रहें, ताकि उसका ज़्यादा दाम मिल सके और लोग उसको ज़्यादा स्वाद लेकर खा पाएँ। तो हम इंसान इस लेवल तक गिर गए हैं कि हम अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए किसी और को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यही चीज़ हम दूसरे जगह पे भी देख सकते हैं, जैसे मुर्गियों का भी वही हो जाता है, उनको एक ही जगह पे बांधी जाता है, या बकरे को भी हमेशा बांधी जाता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल बकरे को घूमने छोड़ दिया जाए तो उनका मांस परसेंटेज 25% कम होता है। तो वो जो लोग पालते हैं उनके लिए लॉस है, क्योंकि उनको आखिर जब वो बेचते हैं ना, वो वेट के हिसाब से बेचते हैं ना, तो वो हमेशा उनको भी बांधना शुरू कर रहे हैं आजकल। राइट। मतलब नया नया तरीके सीख रहे हैं ये लोग कि जानवरों से हम ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि ठीक है, आप हमको आके बोल रहे हो, आप पॉलिटिशियंस को जाके क्यों नहीं बोलते, सरकार को जाके क्यों नहीं बोलते? तो आपको क्या लगता है, पॉलिटिशियंस को ये सब मालूम नहीं है कि उनको मालूम है, मालूम होने के बावजूद कुछ रीजंस हैं? आपका क्या टेक है पॉलिटिशियंस के इसके? उनमें से मेरे को लग रहा है कि दो कारण हैं। एक रीज़न ये है कि पॉलिटिशियंस खुद इन्वॉल्व है इन चीज़ों में। आप कोई भी पॉलिटिशियन, पॉपुलर पॉलिटिशियन या पावरफुल लोग या किसी का भी अगर थोड़ा उनका बिजनेस या जो भी रिसर्च किया तो आपको दिखा जाएगा कि वो खुद एक डेयरी फार्म या डेयरी बिजनेस चलाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर सडनली दूध के ऊपर जो क्रूरता हो रहा है उनके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू किया तो एकदम उनका वोट बैंक कम हो जाएगा, लोग उनको वोट करना बंद करेगा। तो वो हमारा नेता उनके बारे में बोलने में डरते हैं, क्योंकि एट द एंड वोट पावर से ही वो लोग चुनाते हैं, राइट। सो मेरे को लगता है ये दोनों रीजंस है। पॉलिटिशियंस इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि एनिमल्स वोट नहीं करते। एनिमल्स वोट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फील वैसा ही करते हैं जैसे इंसान करते हैं। उनको महसूस उतना ही होता है, उनको ठीक वैसे ही अपने बच्चों से प्यार है जैसे इंसानों को होता है। तो हाँ, ये बात आपकी सही है। शायद जब जानवरों के पास वोटिंग राइट अगर होगा तो शायद पॉलिटिशियन उनकी बात सुनेंगे, लेकिन वो इंसान को वोट नहीं करते। हाँ, इंसान को वोट नहीं करते। वही मैंने एक कोट पढ़ा था कि अगर जानवरों का कोई धर्म होता तो उसमें शैतान इंसान होता। बिल्कुल। उनके लिए ऑलरेडी हमारा धरती नरक है, वो नरक में जी रहे हैं अभी। राइट। तो डॉक्टर हर्षा, आपको क्या लगता है, माँ का दूध मूवी जो अभी आई है, तो वो क्या सही टाइम था इस मूवी का आने का, या? मेरे को हमेशा लगता है कि ये मूवी कम से कम 20-25 साल पहले आना था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आया। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि काश मेरे जैसे कोई क्यों नहीं सोचा 20-25 साल पहले। तो शायद कोई एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट या कोई एनिमल लवर और एनवायरमेंटलिस्ट कोई भी ये रील या पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि हमने क्यों नहीं किया उस समय से। मैं अभी जो नया एक्टिविस्ट बना उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो अभी बट जो लोग 25 साल से काम कर रहे हैं ना, उनसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने क्यों नहीं ये ऐसा डायरेक्शन नहीं लिया। तो जो लोग आपने बोला 20-25 साल से काम कर रहे हैं, उनसे मुझे ध्यान आता है कि जो लोगों को प्रेम का, करुणा का पाठ पढ़ाते हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो धार्मिक गुरुज हैं, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो साध्वीज हैं, वो इस बारे में क्यों इतना वोकल नहीं है जनरली उनके आउटरीच में?
मेरे जितने भी एक्सपीरियंस में जितने भी धार्मिक लोगों से मैंने मिला, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ दिखाने के लिए बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है। और लोग दिखाने जो दिखता है उसको इमीडिएटली मानते हैं, उससे ज़्यादा पूछता नहीं है। उनके लिए कई रीजंस हो सकते हैं, शायद डर हो सकता है या फिर अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट जो भी है। बट धार्मिक लोग क्यों नहीं करते? शायद उनके लिए एक गौ रक्षा या गौशाला चलाना एक धंधा है, उनसे बहुत डोनेशंस आता है, दूध बेचने से बहुत पैसा आता है, ये सब होता है। और दूसरी चीज़ है, मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि उनको सच बोलने में डर है। मैंने एक्चुअली मैं बहुत देखा, उनको सच मानने में, सच बोलने में बहुत डर है। क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये एक बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा साधु है, उनको शायद 20 लाख फॉलोअर्स है। उनके पास जब हमने गया, उन्होंने माना, उन्होंने प्रमोट करना भी शुरू किया। लेकिन इमीडिएटली जिस दिन उनका पहला पोस्ट गया, सेकेंड डे उनसे अमेरिका से एक कॉल आया कि आप लोग ये वीगनिज़म के बारे में कुछ मत करो, अगर उसके बारे में बात किया तो हम आपको डोनेशन बंद करेंगे। तो उन्होंने इमीडिएटली जो पोस्ट डाला वो इमीडिएटली डिलीट किया। तो उनके लिए मेरे को लगता है वो धैर्य नहीं है सच्चाई बताने के लिए। उनको शायद पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फॉलोअर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन गौरक्षा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना की बात है ये कि जो दुनिया को एक नैतिक शिक्षा पढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो कुछ डोनेशंस और कुछ पैसे कमाने के पीछे, कुछ फॉलोअर्स बढ़ाने के पीछे, जो इतना ज़रूरी मुद्दा है उसको छुपा कर रख रहे हैं पता होने के बाद भी। तो वो क्या सही में धार्मिक हुए और क्या ऐसे लोगों को हमें अपना आइडल मानना चाहिए और क्या हमें पागलों के जैसे उनको फॉलो करना चाहिए, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इसमें एक एग्जाम्पल देता हूँ जो मैंने स्वामी विवेकानंद का कहानी है। रामकृष्ण को पूछा कि अगर किसी गुरु को फॉलो करना है तो हमको क्या करना है? तो रामकृष्ण ने बताया आप 1 साल बहुत स्ट्रिक्टली उनको देखो, उनको ऑब्ज़र्व करो, उनसे पूछो, इतना पूछो कि तुम उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। आप हर कोने से ऑब्ज़र्व करो कि अगर वो सच्चाई फॉलो कर रहे हैं। जिस दिन आपको 1 साल के बाद आपको लगा कि हाँ ये अभी भी सच्चाई में मार्ग में फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ उसी को गुरु जैसा मानो। लेकिन आजकल ऐसा कोई नहीं कर रहा है। जो लोग ये सैफ्रॉन कलर में कपड़े में दिख रहे हैं वो हमेशा ऐसा लगता है कि ये सच में गुरु है, लेकिन ये बहुत फेक लोग हैं। ज़रूरी नहीं है हाँ कि किसी ने सैफ्रॉन पहन लिया, किसी ने कुछ धार्मिक चोला अगर पहन लिया तो वो सही इंसान हो गया। और ना सिर्फ सैफ्रॉन बल्कि आजकल हम देखते हैं इंटरनेट पे जो मीम्स बन रहे हैं, मेरी बहन बोल नहीं सकती थी और अभी वो बोलने लगी तो इस टाइप के बहुत सारे नकली गुरु और जादूगर लोग पैदा हो गए हैं जो शायद ज़रूरी बातें नहीं कर रहे। ना कि ये सिर्फ हिंदू में है, मतलब ये प्रीस्टहुड जो बोलते हैं ना, वो हिंदू में, बौद्ध धर्म में है, जैन धर्म में है, इस्लाम में, सभी धर्म में। सो ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हिंदुओं को उंगली उठा रहा हूँ, बट मैंने ये ऑब्जर्व किया हर धर्म में लोग ऐसा कर रहे हैं। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं ताकि उनको पावर मिलेगा, पैसा मिलेगा, फॉलोअर्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सही बात है। क्या आपको लगता है कि एनिमल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में कुछ लेना देना है, कुछ कनेक्टेडनेस है, कि दोनों बिल्कुल अलग हैं? मेरे को लगता नहीं है, बट मेरे को पता है, 100% श्योर है कि दोनों में बहुत कनेक्शन है। एक तो
जब हम जैसे एनिमल्स को ट्रीट करते हैं वैसे हम ह्यूमंस को भी ट्रीट करते हैं। जैसे एनिमल्स पे ज़्यादा हो रहा है उन सोसाइटीज़ में ह्यूमन राइट्स और एक चीज़ है जो खुद इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है इश्यूज़। कई जगह पे आप कोई डेयरी फार्म या स्लॉटर हाउस या इन जगहों पे जाके देखिए कि उनका कंडीशंस बहुत बुरा है, बहुत गंदा है। आप नोज़ भी बंद करके जाएंगे जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो, सामने है ऐसा। तो उन सिचुएशन में वो लोग काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हो कि कितने गंदे एनवायरनमेंट है। उनको ऑक्यूपेशनल डिसीज़ेस बहुत हो सकता है, इन्फेक्शियस डिसीज़ेस हो सकते हैं, बहुत सारे जूनोटिक डिसीज़ेस भी हो सकता है किसी को भी। लाइक उनके पास जब बीमारी आती है उनको, और डॉक्टर के पास जाने के लिए भी इजी नहीं है। और बहुत सारे स्टडीज़ ये भी कहा कि जो लोग स्लॉटर हाउस में काम करते हैं उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो लोग नहीं करते उनसे कम है। जैसे टीचर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर या जो भी प्रोफेशन उनसे बहुत कम है। सो ये एक बहुत सीरियस ह्यूमन राइट्स इश्यू है जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुद इग्नोर करते हैं क्योंकि उसको मांस खाना है, दूध पीना है। तो ये बहुत सोचने की बात है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, हर जगह पे हो रहा है। फॉर एग्जांपल यूरोप में भी होता है। यूरोप में इमिग्रेशन का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको स्लॉटर हाउसेस वर्कर्स, मतलब ये वन ऑफ द रीज़न है, ये एक सिंगल रीज़न नहीं है। उनको स्लॉटर हाउस वर्कर्स चाहिए। अमेरिका में बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको स्लॉटर हाउस में काम के लिए बेचते हैं क्योंकि उनको सैलरी कम दे सकते हैं। क्योंकि वो अंडर द रेडार, लाइक गवर्नमेंट के नज़रों में नहीं दिखते ये सब। और बहुत सारे जेल इमिग्रेंट्स हैं, उनको भी इस काम में फोर्स किया जाता है। और फॉर एग्जांपल ब्राज़ील में 50% ऑफ स्लॉटर हाउस वर्कर्स, मोर देन 50%, जो लोग बच्चे लोग हैं, मतलब 18 उम्र से कम लोग हैं। सो ऐसे सिचुएशन सिर्फ इंडिया में नहीं, हर जगह पे हो रहा है। तो जब तक हम जानवरों को हम बांध के रखते हैं तो तब तक इंसानों को भी बांध के रखते हैं। सो इसलिए कहावत यह है कि जब तक कत्ल का न है तब तक रणभूमि सदा रहेगी। सही है। जो दूसरे सोशल जस्टिस मूवमेंट्स हैं, जैसे फेमिनिज्म है या फिर LGBTQ राइट्स की बात है, जब उन लोग इतना अवेयर होने की बात करते हैं तो वो क्यों इस टॉपिक को इग्नोर कर रहे हैं? मेरे को लगता है बहुत सारे फेमिनिस्ट लोग हैं जो लड़कियों के ऊपर आवाज़ उठाते हैं कि उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ना, उनको बंद करने के लिए आवाज़ उठाता है। मेरे को लगता है वो बहुत सारे जैसे सेल्फिश लोग हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और फेक भी है। क्योंकि फेमिनिज़म एक नाम के लिए बहुत अच्छा इश्यू है कि वुमेन राइट्स, ये सब उनको सब सच में राइट्स होना चाहिए, लेकिन जो लोग आवाज़ उठाता है वो मेरे को लगता है बहुत फेक है। क्योंकि वो सच में राइट्स चाहिए तो उनको जानवरों के ऊपर भी आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि अभी जो फॉर एग्ज़ाम्पल डेयरी इंडस्ट्री में जो गाय और भैंसों के ऊपर इतना क्रूरता हो रहा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, या मुर्गियों के ऊपर अंडे के लिए कितना एक्सप्लॉइटेशन होता है। सो ये सब को उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ इंसानों के लिए ही आवाज़ उठाता है। क्योंकि घर जाके वो अंडा खाता है या मांस खाता है या दूध पीता है, इसलिए वो खुद की हाथ है इस क्रूरता में। सो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हिपोक्रेसी है, और वो फेमिनिस्ट लोग इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सही बात है। एक फेमिनिस्ट दूसरे फेमिनिस्ट को बोल रहा हूँ। और ऐसे LGBT या गे राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे देशों में अभी गे राइट्स को एलिजिबिलिटी है मैरिज करने के लिए,
मतलब एक लड़का दूसरे लड़के को शादी करने के लिए। लेकिन वो लीगैलिटी कैसे मिला? उनको एक बहुत स्ट्रांग रीज़न कोर्ट्स में दिखाया कि जानवरों में भी ये होमोसेक्सुअल बिहेवियर दिखाता है। तो वो देख के वो नेचुरल रीज़न दिखाया कि बाय नेचर होमोसेक्सुअलिटी इज़ नॉर्मल, ऐसा दिखाया। कोर्ट लोगों ने साइंटिफिकली एक्सेप्ट किया, हाँ ये होता है इंसान में, तो ये डिसीज़ नहीं है। सो इसको डिसीज़ से हटा दिया। साइकियाट्री में होमोसेक्सुअलिटी पहला डिसीज़ था, अभी नहीं। लेकिन जब खुद के लिए राइट्स के लिए तो एनिमल्स चाहिए उनको होमोसेक्सुअल बिहेवियर दिखाना है खुद के राइट्स के लिए। लेकिन जब एनिमल्स के राइट है, उनको आवाज़ उठाना है, तो वो उनके बारे में कोई बात करते नहीं। कितने गे लोग हैं वो मुर्गी को खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं, है ही नहीं। लेकिन वो कभी पूछता है कि वो मुर्गी गे है या नहीं? नहीं पूछते नहीं। मतलब वो खुद की कम्युनिटी का खा रहे हैं ना, मार के। तो ये भी बहुत बड़ा हिपोक्रेसी है मेरे लिए। बिल्कुल सही बात है। जब हमारे फायदे की बात हुई तो हमने बोल दिया कि हम बिल्कुल उन जानवरों के जैसे हैं। लेकिन जब उनके राइट्स की बात होगी, जानवरों के राइट्स की बात होगी, तब हम ये मानने से इनकार कर देते हैं कि वो ठीक हमारे जैसे ही हैं और हम में और उनमें कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है कि जो उनको हम किसी एक जूते की तरह देखें या एक सैंडविच की तरह देखें या सिर्फ एक खाने की डिश की तरह देखें। तो ये बहुत ही प्रोफाउंड पॉइंट आपने उठाया, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और जो पूरा एनिमल एग्रीकल्चर है, स्पेशली डेयरी है, एग्स हैं, वो बेस्ड ही है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर। तो अगर कोई फेमिनिज्म की बात कर रहा है तो वो इस एक्सप्लॉयटेशन को कैसे इग्नोर कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छा पावरफुल पॉइंट आपने उठाया। और एक चीज़, जैसे आप अभी जो आपने बताया उससे ये याद आया कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक तरीके का होता है जानवरों के ऊपर, लेकिन उसके अलावा बहुत बड़ा, बहुत कॉमन हो रहा है, इंडिया में नहीं दुनिया में हो रहा है। वो उसको बोलते हैं बिस्टियलिटी, जो जानवरों के ऊपर एक्चुअल फिजिकल जैसे मर्द आता है और पेनिस इंसर्ट करता है ना, ये तो बहुत कॉमन है। जितना बड़ा जानवर है उतना कॉमन है। फॉर एग्जांपल बकरी में बहुत कॉमन है, कुत्ते के ऊपर बहुत कॉमन है, और गाय भैंसों के ऊपर, बछड़े के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्योंकि नर बछड़े को उसको फ़ायदा नहीं है, तो वो जैसे पैदा होते हैं उसको कई जगह पे भी करते हैं और मार देते हैं। और मुर्गियों के ऊपर भी होता है, आप मानो या ना मानो। एक एग्जांपल देता हूँ, ये मुंबई में हुआ है। एक शराबी एक जिंदा मुर्गी को खरीदा और उसको करके कचरे में फेंका। वो मुर्गी वहीं पे तड़प रहे। ये एक एनिमल रेस्क्यूअर वहाँ पे घूम रहा है, उन्होंने देख के इमीडिएटली रेस्क्यू किया उस मुर्गी को। लेकिन वो ज़्यादा समय जिंदा नहीं, वो मर गई है। तो देखो, मतलब कोई भी जानवर को हो ले उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंसान। सो ये बहुत गंदी बात है। सही बात है। हम एक तरफ बात करते हैं कि हमने इतना मॉरल प्रोग्रेस किया है, हमने इतनी सारी कुरीतियों को बंद किया है, हम आगे बढ़े हैं। और वहीं पर अगर हम ऐसी न्यूज़ देखते हैं तो लगता है कि कोई भी मॉरल प्रोग्रेस हमारा हुआ नहीं है। एंड एज अ स्पीशीज़ हमें बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है, बहुत सीखने की ज़रूरत है। जब भी हम प्रोग्रेस के बारे में बात किया तो हमेशा ये बोलता है कि इंडिया में इतने बड़े रोड्स है, इतने बड़े बिल्डिंग्स है, लेकिन कोई ये बोलता नहीं कि ये दिल का मोरल प्रोग्रेस, उसके बारे में कोई बात नहीं करते कि कितने जानवरों को हमने रक्षा किया और कितना उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम किया, कितने जानवरों को प्यार से रखा। इनके बारे में कोई बात नहीं करते, इसको प्रोग्रेस ही नहीं समझते लोग। सही बात है। गांधी जी ने भी बोला था कि एक
किसी भी देश का मॉरल प्रोग्रेस आप जज कर सकते हो कि वो वहाँ के जानवरों को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो आई डोंट थिंक उसके बाद किसी भी प्रोमिनेंट लीडर ने ऐसा कुछ भी बोला है, एंड उस डायरेक्शन में जाना तो छोड़ दो। तो हम एज एक्टिविस्ट, आपको क्या लगता है कि क्या सबसे इफेक्टिव तरीके हैं लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि वीगन होके हेल्दी रहा जा सकता है? आपको क्या लगता है कि क्या हमें एज एक्टिविस्ट करना चाहिए? I don't know how to answer that, but I can say that be the best example of yourself. You know, that's the only thing I suggest. ओके, तो गिवन द कंडीशंस आप क्या चाहते हैं कि लोग कैसे प्रोसीड करें? ऑप्टिमिज्म के साथ, सकारात्मकता के साथ, या फिर पेसिमिज्म के साथ, यानी कि नकारात्मकता के साथ? मेरे को लगता है दोनों नहीं। मैं खुद एक क्या बोलते हैं, रियलिस्ट हूँ। तो मतलब रियलिस्ट का मतलब जैसा है वैसा ही ऑब्जर्व करना, ने ऑप्टिमिस्ट नहीं, पेसिमिस्ट नहीं। ताकि क्योंकि उन दोनों में तो हम ऑलरेडी एक माइंडसेट बनाते हैं कि ऑप्टिमिस्ट या पेसिमिस्ट में हम उस कोने से देखते हैं। शायद उस जब हम उस कोने से देखा तो वो इंटरप्रिटेशन उसी तरीके से होता है, लेकिन जब रियलिस्ट के कोने से देखा तो शायद जैसा है वैसे ही हम ऑब्ज़र्व करते हैं। जब वैसे ही हम ऑब्ज़र्व किया तो सॉल्यूशंस भी रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल आएगा। मेरे को लगता है रियलिज्म इज़ द बेस्ट अप्रोच, एंड आई फील आई एडवाइज एवरीवन टू बी रियलिस्टिक, एंड आई एडवाइज पीपल टू आस्क क्वेश्चंस। आस्क क्वेश्चंस। आप किसी से, धर्मगुरु से बिना डर प्रश्न पूछिए। स्पेशली जानवरों के ऊपर प्रश्न पूछिए। जब कोई धर्मगुरु दूध को प्रमोट कर रहा है तो क्यों प्रमोट कर रहा है, उनका पूरा हिस्सा पूछिए कि आप इतने हज़ारों लीटर कैसा यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के दिन इस मंदिर में 1000 लीटर यूज़ किया, उसके ऊपर 100 किलो लड्डू दिया जिसमें घी है। तो इतना सारा दूध और घी आपको कहाँ से मिला? वहाँ से शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको जवाब मिल जाएगा। आप गौशाला जाइए, वहाँ पे देखिए कि कितने नर है, कितनी मादा है। और हमेशा नर तो कम होता है। और तबेला में भी जाके देखिए, तो उनसे पूछिए कि नर बछड़े और नंदी किधर गया है, उनका पॉपुलेशन हमेशा कम क्यों होता है। ऐसा आप प्रश्न पूछना शुरू किया तो जवाब आपको खुद मिल जाएगा। मैं बोलने का ज़रूरत नहीं। तो बहुत अच्छी बात है। एक किसी फिलॉसफी या आइडियोलॉजी से बंद कर ना बैठ जाएं। सवाल पूछें, जानने की कोशिश करें, चाहे वो कोई धर्म गुरु हो, चाहे कोई धार्मिक संस्था हो, या कोई अपने घर के पास का डेयरी फार्म हो। थोड़ी उत्सुकता के साथ जाकर वहाँ पे देखिए, पूछताछ कीजिए और खुद से जानिए। और इनफैक्ट क्वेश्चंस पूछना ये हमारा धर्म एनकरेज करते हैं हमेशा। राइट। तो इसमें और एक कहना चाहता हूँ कि अभी ब्राज़ील नंबर 1 है वर्ल्ड बीफ एक्सपोर्ट में, लेकिन उसमें जितना बीफ वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें 80% देसी गाय का बीफ है। ये ज़्यादा लोग को जानकारी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ कि ब्राज़ील हमारा देश जैसा बहुत ह्यूमिड हॉट क्लाइमेट है, और गाय तो एशिया का जानवर है। सो पहले तो उन्होंने यूरोपियन वाला गाय को लेके गया, लेकिन उस गर्मी को बेर नहीं कर पाया, तो वो मर रहा है।
तो उस समय वो लोग ने हमारा देश आके देसी गाय को, जैसे नेल्लोर है, गिर है, उन गायों को वहाँ पे लेके गया, उनको पालना शुरू किया और ये गाय जेनेटिकली उस एनवायरनमेंट में जी सकते हैं। तो उनका पॉपुलेशन जल्दी बढ़ गया। अभी हर साल एक बार इंडियन और ब्राज़ीलियन वाले मिलते हैं और जेनेटिक्स और ब्रीडिंग के बारे में मीटिंग्स, ये सब फेयर फेस्टिवल्स ये भी होता है। तो उनका पॉपुलेशन बढ़ गया। अभी उनका बीफ एक्सपोर्ट भी 80% हमारा देसी गाय का बीफ ही होता है। तो ये हमारा सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। और उन गाय को पालने के लिए अमेज़न फॉरेस्ट पूरा काट रहे हैं। सो इनडायरेक्टली हमारा इंडियन का हाथ अमेज़न डिफॉरेस्टेशन में है, इनडायरेक्टली। 80% से ज़्यादा अमेज़न जंगलों का जो डिफॉरेस्टेशन है वो इन जानवरों को खाना या उनके लिए चारागाह बनाने के लिए किया जाता है। कई स्टडीज ये बोलते हैं 92%। ओके, सो बहुत बुरी सिचुएशन है। एंड इसी चीज़ को और उजागर करने के लिए एक रिपोर्ट है जिसका नाम है प्लांट बेस्ड ट्रीटी सेफ एंड जस्ट रिपोर्ट, जिसमें दिखाया है कि कैसे एनिमल एग्रीकल्चर ना सिर्फ एनिमल्स को बल्कि हमारे क्लाइमेट को और ह्यूमन राइट्स को भी इफेक्ट करता है। जैसे आपने बताया, स्लॉटर हाउस वर्कर्स की कंडीशन और एनिमल एग्रीकल्चर वर्कर्स की कंडीशन, और कैसे इनमें PTSD जो कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और इस टाइप की कंडीशंस बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, क्योंकि वो दिन में 12 घंटे शायद किसी का खून देख रहे हैं, खुद उसमें जिम्मेदार हो रहे हैं। एंड यही रिजल्ट करता है कि वो शायद आगे जाकर और वायलेंट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं। एंड कैसे जो बेचारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जैसे कि आपने बताया, उनको मजबूरी में इन जॉब्स में आना पड़ रहा है। तो जहाँ हम एक तरफ बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए जो लोगों को फ़ायदे की जगह ज़्यादा नुकसान कर रहा है? ना सिर्फ उनका नुकसान बल्कि जानवरों का भी नुकसान और क्लाइमेट का भी नुकसान। एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आप आपके बच्चे को पिकनिक लेना चाहते हो तो आप एक गार्डन में लेके जाते हो या कत्लखाने में लेके जाते हो, या फिर आलू के खेती में लेके जाते हो या मुर्गे के अंडे के फैक्ट्री में लेके जाते हो। हमको पता है। सही बात है, सही बात है। हम जानना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते, एंड कुछ लोगों को उस कंडीशन में काम करना पड़ता है। और कोई भी स्लॉटर हाउस वर्कर ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जाकर बड़े होकर यही काम करे जो मैं कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, एक्चुअली जब हम ये मूवी बना रहे हैं ना, हर डेयरी फार्मर विदाउट एक्सेप्शन हमने ये पूछा कि क्या आप अपने बच्चे को यही काम करना चाहते हो जब वो बड़ा हो जाएगा। विदाउट एक्सेप्शन हर फार्मर मुझे ये बताया कि नहीं, हमारा बच्चे, हम ये चाहते हैं कि वो कोई शहर जाके बड़ा होके टीचर या कुछ और जो भी प्रोफेशन करेगा, लेकिन ये धंधा तो नहीं करना है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे सफरिंग हो रहा है, इसलिए वो लोग कर रहे हैं। करेक्ट। अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोग जब आउटरीच करते हैं तो हमसे बहुत से लोग बोलते हैं कि आप हमें दूध पीने को मना कर रहे हो, हमारे तो भगवान श्री कृष्ण वो माखन खाते थे, वो दूध पीते थे, तो हम क्यों ना पिए। लेकिन आप ऐसा कहते हो कि श्री कृष्ण सबसे पहले वीगन एक्टिविस्ट थे, तो ये बात कुछ हजम नहीं हुई है। वो कैसे वीगन एक्टिविस्ट हुए? उन्हें तो माखन चोर कहा जाता है। वीगन का शब्द तो पिछले 70 साल से शुरू हुआ है। पहला वेजिटेरियन का शब्द का अर्थ ये है कि शाकाहार या सस्याहार, इसका मतलब है जो पेड़ पौधों से आ रहा है वही खाना है, दूध उसमें नहीं है, नाम के अंदर ही है उसका डेफिनेशन। एनीवेज, मैं ये बोलता हूँ, हमेशा ये बोलता हूँ कि कृष्ण भगवान सबसे पहला वीगन एक्टिविस्ट है। इसका कारण है, आप भागवतम 10th कैंटो 1st चैप्टर पढ़िए, उसमें लिखता है कि कृष्ण भगवान का, महाविष्णु कृष्ण भगवान का अवतार क्यों लिया। उसमें लिखा है कि
उस समय में पूरा दुनिया एक तरीके से जल रही है, मतलब बहुत अन्याय हो रहा है। उससे बचाने के लिए हमारा भूदेवी एक गाय के रूप में ब्रह्म जी के पास जाती है और बोलते हैं कि मुझे रक्षा करो। ब्रह्म जी और शिव जी गाय को लेके विष्णु के पास जाता है और प्रार्थना करता है। तब विष्णु जी बोलता है कि ठीक है, आपको रक्षा करने के लिए मैं कृष्ण अवतार लेता हूँ। अभी कृष्ण अवतार लेने के बाद कृष्ण जी ने क्या किया? सबसे पहले बछड़े को छोड़ दिया ताकि वो माँ के पास जाके दूध पिया जाए। और मक्खन तो वो मटकी को तोड़ दिया, मतलब तोड़ना शुरू किया। मतलब इनडायरेक्टली मैसेज दे रहा है कि ये दूध का धंधा बंद करो, राइट। और ये भी नंद महाराज उनका एडॉप्टेड फादर है, उनको भी कहा कि आप मथुरा में दूध बेचना बंद करो, क्योंकि वहाँ पे कंस है, उसके वजह से बहुत क्रूरता हो रहा है। लेकिन ये सारा कहानी अभी ऐसा कन्वर्ट कर दिया कि ये बहुत प्लेफुल पास टाइम्स है, लेकिन वो इतना सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि अगर सीरियस लिया तो हम हमारा दूध को देखना शुरू करते हैं कि हमको पता चलेगा कि जो हम कर रहे हैं वो वही चीज़ कृष्ण जी ने अगेंस्ट किया, मतलब अगेंस्ट। अगर ये बात करेंगे कि कृष्ण जी ने मक्खन खाया, ये किया है, तो खाया तो मतलब उन्होंने उंगली से गोवर्धन गिरी उठाया, बहुत राक्षसों को मारा, बहुत सारे चीज़ उन्होंने किया, हम पूरा मिलके भी नहीं कर सकते, राइट। सो ऐसा नहीं, पूरा मिलके भी नहीं कर सकते, तो हमको बहुत सारे चीज़ सोचना पड़ेगा। अब जाके मैं उनको बोलता हूँ कि आप पढ़िए, पहले आपको समझ में आ जाएगा कि कृष्ण जी ने क्या किया। उसने सबसे पहले गौरक्षा किया। गौरक्षा कैसे किया? वो दूध धंधा को बंद किया, राइट। तो ये चीज़ सोचना पड़ेगी, इसलिए मैं कृष्ण भगवान दुनिया का सबसे पहला वीगन एक्टिविस्ट बोलता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया एक फैक्ट आज मालूम चला यहाँ पर। आई थिंक बहुत अच्छी कन्वर्सेशन थी। थैंक यू डॉक्टर हर्षा, और थैंक यू कोशिश करने के लिए कि पूरा हिंदी में हम पॉडकास्ट करें, क्योंकि हमारी ऑडियंस हिंदी ज़्यादा पसंद करती है। मुझे पर्सनली हिंदी मेरी मातृभाषा है, और तो हिंदी से बहुत लगाव है मेरा भी, और बहुत सारे जो हमारी ऑडियंस है उनका भी। तो थैंक्स अ लॉट। आपको मुश्किल ज़रूर हुई, बट आपने हमारे लिए इतनी मेहनत करी। हिंदी को माफ़ करो। So, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं अभी भी बहुत डिफ़िकल्ट कर रहा हूँ जेंडर में, यू नो, था थी। तो जो ज़रूरी बात है ये है, वो आपका व्याकरण चेक करना नहीं है, वो ये है कि जो आपकी बात का सार है वो आप किसी भी भाषा में बोलो, वो बहुत क्लियरली सामने निकल के आ रहा है। तो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू डॉक्टर हर्षा।